हेलो फ्रेंड्स, पॉलिटिकल लेक्चर्स की सीरीज़ में हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आगे चलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू हम पिछले लेक्चर का ले लेते हैं। देख लेते हैं हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किन किन चीज़ों को या किन किन कोर्ट इश्यूज़ को कवर करने की कोशिश की थी। चलिए, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि किसी भी पॉलिटी का या किसी भी राज्य व्यवस्था का सबसे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट जो होता है दैट इज़ स्टेट। ठीक है, स्टेट को हम लोगों ने डिस्कस किया था। हम लोगों ने देखा था कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। हम लोगों ने 4 एलिमेंट्स देखे थे स्टेट के: पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। इन चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने जो है डिस्कशन किया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है दैट इज़ गवर्नमेंट। ठीक है, हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट भी डिस्कस किए थे। जैसे हम लोगों ने देखा था वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड मोनार्की। ठीक है, जिसको हम राजतंत्र भी बोलते हैं। दूसरा फॉर्म हम लोगों ने देखा था एरिस्टोक्रेसी, कुलीन तंत्र, जहाँ पर हमने देखा था कि अथॉरिटी या सत्ता जो होती है वो कुछ विशिष्ट लोगों के हाथों में होती है और वो उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तीसरा हम लोगों ने देखा था ऑटोक्रेसी। ठीक है, या जिसको हम लोग बिल्कुल जनरलाइज लैंग्वेज में डिक्टेटरशिप या तानाशाही भी बोल सकते हैं, जहाँ पर एक इंडिविजुअल होता है जो सारी की सारी अथॉरिटी को अपने हाथों में ले लेता है और अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल जो है उसको यूज़ करने की कोशिश करता है। लाइक जैसे हम लोगों ने एट द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर हिटलर को देखा था, जैसे मुसोलिनी को देखा था, जैसे बाद में हम लोगों ने स्टालिन को देखा यूएसएसआर में। तो इस तरीके की जो गवर्नेंस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोक्रेसी या डिक्टेटरशिप बोलते हैं। लेकिन इन सब फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में हमने सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस जो डिस्कस किया था दैट इज डेमोक्रेसी। ठीक है, हम लोगों ने देखा है क्योंकि डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जो वाइडली एक्सेप्टेड है, वाइडली अप्रिशिएटेड है। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि डेमोक्रेसी, वर्ड डेमोक्रेसी का ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है ना, और फिर हम लोगों ने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को लिया था। इसी तरीके से हमने, है ना, प्रीरिक्विजिट्स या एसेंशियल्स ऑफ डेमोक्रेसी को भी डिस्कस किया था। तो चलिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग जो इम्पोर्टेंट चीज़ कवर करने वाले हैं दैट इज़ ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। हम लोगों ने देखा था कि स्टेट का जो 4 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं उनमें से एक एसेंशियल एलिमेंट होता है गवर्नमेंट। एक एसेंशियल एलिमेंट होता है गवर्नमेंट। देखिए, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्टेट इटसेल्फ जो है अपने आप में जो है कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, वो एक तरीके से क्या होता है, इनटेंजिबल होता है। ठीक है, उसका एग्जिस्टेंस तो होता है बट वो, है ना, नॉन फंक्शनल होता है। उसको फंक्शनल बनाने का या उससे सही तरीके से काम करवाने का जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है वो कौन करता है, गवर्नमेंट। तो इस टॉपिक में वी आर गोइंग टू कवर दी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ये भी जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, ये इनिशियल कुछ 2-3 लेक्चर्स जो हैं वो काफ़ी कोर इश्यूज के ऊपर फोकस्ड हैं, दे आर बेसिक्स। ठीक है, लेकिन ये बेसिक्स अगर क्लियर रहेंगे तो आगे का हमारा जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट वे में चलेगा। आपके लिए भी सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ईजी हो जाएंगी। ठीक है, तो इन लेक्चर्स को मिस किए बिना आप लोग कंटिन्यूस कवर कीजिए। सारे लेक्चर्स जो हैं आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग यहाँ पर देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, मोटा मोटा अगर हम लोग देखते हैं तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। इन 3 ऑर्गन्स की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड लेजिस्लेचर। ठीक है, यानी कि सरकार का पहला इम्पॉर्टेंट जो अंग होता है, जो महत्वपूर्ण अंग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर, या जिसको हम लोग हिंदी में विधायिका बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, विधायिका। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारी इनका ऑर्गेनाइजेशन, इनका कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर, उसको भी आगे जा करके हम डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज एग्जीक्यूटिव। ठीक है, या जिसको हम लोग हिंदी में कार्यपालिका बोलते हैं। ठीक है, तीसरा महत्वपूर्ण एस्पेक्ट जो होता है, ठीक है, थर्ड इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द स्टेट इज कॉल्ड जुडिशरी, या जिसको हिंदी में हम लोग न्यायपालिका बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हीं चीज़ों को हम लोग जो हैं इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। वन बाय वन सारी चीज़ों की डिटेल्स आपके सामने आने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं लेजिस्लेचर से। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही कहा था कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट होता है। ठीक है, इट फ्रेम्स इट फ्रेम्स एंड एक्सप्रेसेस द विल ऑफ स्टेट। इट फ्रेम्स एंड एक्सप्रेसेस द विल ऑफ अ स्टेट, यानी कि ये जो विधायिका होती है ये राज्य की इच्छा को
है ना, निर्मित करने और उसको अभिव्यक्त करने का काम करती है। ठीक है, ये इच्छा जो है वो किस रूप में, ये लॉ के रूप में, कानून के रूप में अभिव्यक्त होती है। ठीक है, एक्सप्रेस होती है। यानी कि कोई भी सिस्टम हो, ठीक है, उस सिस्टम में है ना लॉ बनाने का या लेजिस्लेशन करने का, कानून बनाने का काम जो संस्था करती है, उस संस्था को हम लोग क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर कहते हैं। ठीक है, ये संस्था, जैसे हमारे यहाँ पर ये काम कौन करता है, हमारे यहाँ पर ये काम संसद करती है। ठीक है, तो लेजिस्लेचर को क्या होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे भारत की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत के लेजिस्लेचर को हम क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। चलिए, तो लेजिस्लेचर का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हुआ, मेकिंग ऑफ लेजिस्लेशंस, या कानून बनाना जो है वो विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेजिस्लेचर, और जिसको हम लोग कह सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, एट पर्टिकुलर टाइम अगर हम लोग देखें तो ऑर्गेनाइजेशन या कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेचर को देख करके हम लोगों को दो मॉडल्स दिखाई देते हैं, और दोनों ही मॉडल जो हैं वो यहाँ पर हम लोगों को यूज होते हुए दिखते हैं। देयर आर सम कंट्रीज विच आर यूजिंग, है ना, यूनिकैमरल मॉडल, और देयर आर सम अदर कंट्रीज विच आर यूजिंग बाइकैमरल। ठीक है, यानी कि कुछ देश ऐसे हैं जो कि एक सदन वाली विधायिका को अपनाए हैं, और कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने दो सदनों वाली विधायिका को अपनाया हुआ है। चलिए, तो इनको एक एक करके हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हम देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेजिस्लेचर, यानी कि विधायिका का निर्माण किस किस तरीके से हो सकता है, विधायिका के निर्माण के कौन कौन सी मेथड्स या पद्धतियां प्रचलित हैं। ठीक है, तो जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेजिस्लेचर, यानी कि विधायिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट सिस्टम जो होता है उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं, इट इज कॉल्ड यूनिकैमरल। ठीक है, इट इज कॉल्ड यूनिकैमरल। यूनिकैमरल यानी कि देयर इज ओनली वन हाउस फॉर द मेकिंग ऑफ लॉज। ठीक है, यानी कि ये एक ऐसी यूनिकैमरल, यानी कि जिसको हम एक सदनी विधायिका बोल सकते हैं। जैसा कि वर्ड से समझ में आ रहा है, इंग्लिश में भी यूनिकैमरल और हिंदी में भी एक सदनी, यानी कि यहाँ पर एक ही हाउस होता है, एक ही सदन होता है जो कानून बनाने का काम करता है। ठीक है, इट हैज ओनली वन चेंबर और हाउस। ठीक है, यानी कि यहाँ पर केवल एक। इसके एग्जांपल्स को अगर हम लोग देखें तो राइट नाउ जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज इस समय इस यूनिकैमरल सिस्टम को यूज कर रहे हैं, इन कंट्रीज में एक इंपॉर्टेंट नाम जो हमारे सामने आता है, दैट इज पोर्चुगाल। ठीक है, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, पुर्तगाल में इस सिस्टम को यूज किया जाता है, दैट इज फिनलैंड। ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में से एक इंपॉर्टेंट कंट्री है फिनलैंड, यहाँ पर भी इसको यूज किया जाता है। एंड अनदर वन इज टर्की। ठीक है, टर्की है, यहाँ पर भी जो है वो यूनिकैमरल, यानी कि एक सदनीय विधायिका का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि यहाँ पर केवल एक ही सदन है और यही एक सदन कानून बनाने का काम करता है। ठीक है, चलिए दूसरा अपन लोग देखते हैं, दूसरा जो सिस्टम है दैट इज कॉल्ड बाइकैमरल। बाइकैमरल यानी कि द्विसदनीय विधायिका। ठीक है, यहाँ पर भी अपन लोग देख रहे हैं कि वर्ड इटसेल्फ इज शोइंग, है ना, कि यहाँ पर क्या है, देयर आर टू हाउसेस, यानी कि यहाँ पर क्या है, टू हाउसेस हैं या टू चेंबर्स हैं। ठीक है, हिंदी में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या होते हैं, दो सदन होते हैं। ठीक है, ये दोनों सदन मिलकर के जो है कानून बनाने का काम करते हैं। यूनिकैमरल में क्या हो रहा है, एक सदन है और यही एक सदन कानून बनाने का काम कर रहा है। ठीक है, बाइकैमरल में क्या हो रहा है, देयर आर टू चेंबर्स। ठीक है, और ये दोनों चेंबर मिल करके कानून बनाने का काम करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग डिस्कस करें तो इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम खुद इंडिया को देख सकते हैं, भारत को देख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, हमारे यहाँ पर जो है दो सदन है। ठीक है, एक सदन जिसको हम राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, दूसरा सदन जिसको हम लोग लोकसभा या जिसको हाउस ऑफ द पीपल के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर ये दोनों सदन है, काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्यसभा। दूसरा सिस्टम जो होता है, दूसरे सिस्टम को हम लोग बाइकैमरल कहते हैं। बाइकैमरल जैसा कि द्विसदनीय विधायिका, जैसा कि शब्द से ही समझ में आ रहा है हम लोगों को, है ना। बाइकैमरल यानी कि यहाँ पर दो हाउस होते हैं, दो चेंबर्स होते हैं, ये दोनों चेंबर्स या दोनों हाउस मिलकर के जो है वो कानून बनाने का काम करते हैं। हिंदी में अगर हम लोग बोले तो ये दो सदन होते हैं। ठीक है, ये दोनों सदन मिलकर के जो है कानून बनाने की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो हम लोगों को देखने को मिलता है इंडिया, हमारे खुद के भारत में भी हम लोगों ने बाइकैमरल या द्विसदनीय विधायिका को अपनाया है ना। यहाँ पर हमारे जो दो सदन हैं या दो हाउसेस हैं। ठीक है, एक सदन का नाम जिसको हम लोग राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं,
दूसरा सदन या हाउस जिसको हम लोग लोकसभा या हाउस ऑफ द पीपल के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को पता है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर के कानून बनाने की प्रक्रिया में है ना शामिल होते हैं और दोनों मिलकर के कानून बनाने का काम करते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो दूसरा जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हमको दिखाई देता है बाइकैमरल का या द्विसदनीय विधायिका का, वो है ब्रिटेन। ठीक है, स्वाभाविक है क्योंकि हम लोगों ने ब्रिटेन के यहाँ इंडिया जो है कॉलोनी रहा है, उपनिवेश रहा भारत का, लंबे समय तक ब्रिटिश लोगों ने हम पर शासन किया था। तो जब ब्रिटिश लोग हमको छोड़ करके गए तब फिर इंडिपेंडेंस दे करके गए, उस समय पर हम लोग जो हैं वो है ना ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था उसी सिस्टम को हम लोगों ने अपनाया, उसी व्यवस्था को हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो ब्रिटेन में भी इसी तरीके से हम लोगों को 2 हाउस या 2 चैम्बर्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक हाउस जिसको वहाँ पर है ना हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है, दूसरा हाउस जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से अगर अपन लोग देखें तो यूएसए भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, यूएसए में भी इसी तरीके से बाइकैमरलिज्म है। ठीक है, बाइकैमरल के थ्रू जो है यानी कि 2 सदनों के माध्यम से जो है कानून बनाने की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। चलिए दोस्तों, तो अगर हम लोग देखें तो वर्तमान समय में वैसे तो हम लोगों को दोनों सिस्टम जो है वो एग्जिस्टिंग दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर कंट्रीज अगर हम लोग देखें तो क्या करते हैं, बाइकैमरल को यूज़ करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो है ना वाइडली यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले तो देखा कि लेजिस्लेचर है ना क्या करता है, लेजिस्लेचर का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है। ठीक है, लॉ मेकिंग या कानून बनाना। ठीक है, लेजिस्लेशन करना उसका इम्पोर्टेंट। ऑर्गेनाइजेशन देखा, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिकैमरल यानी कि एक सदनी विधायिका। ऐसी विधायिका में केवल क्या होता है, एक सदन होता है और यही सदन कानून बनाने का या लॉ बनाने का काम करता है। ठीक है, बाइकैमरल में हम लोगों ने देखा कि 2 सदन होते हैं। ठीक है, 2 हाउसेस होते हैं और ये दोनों हाउसेस मिलकर के जो है वो क्या करते हैं, कानून बनाने की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। चलिए, इसको अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, अब हमने देखा कि भाई शुरुआती स्टेज पे इनिशियली हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लेजिस्लेचर का सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है, लॉ बनाना। लेकिन ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेचर केवल लॉ बनाने का ही काम करता है। अदर देन लॉ मेकिंग, लेजिस्लेचर और कौन कौन सी एक्टिविटीज करता है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस को करता है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। दैट इज कॉल्ड फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, वैसे तो हम लोग देखते हैं कि अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग स्टेट्स में जो है वो वहाँ का लेजिस्लेचर अलग अलग तरीके के जो हैं वो फंक्शंस को परफॉर्म करता है। लेकिन देर आर सम कॉमन फंक्शंस विच आर परफॉर्म बाय द ऑल लेजिस्लेचर्स। ठीक है, यानी कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो लगभग सभी देशों की विधायिका के द्वारा किए जाते हैं। तो ऐसे कामों में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला काम हम लोगों ने देखा लॉ मेकिंग। ठीक है, जिसका डिस्कशन अभी हम लोगों ने किया है। ठीक है ना, लॉ मेकिंग सबसे पहले ही हम लोग देख चुके थे कि सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो होता है वो किसी भी लेजिस्लेचर का वो होता है ना कानून बनाना या लॉ मेकिंग का प्रोसेस। ठीक है, तो लेजिस्लेचर चाहे वो यूनिकैमरल है चाहे वो बाइकैमरल है, दोनों ही जगह पे उनका पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो होगा वो होगा लॉ मेकिंग या कानून बनाना। चलिए, सेकंड फंक्शन को हम लोग देखते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है जो एक लेजिस्लेचर परफॉर्म करता है, दैट इज फाइनेंशियल फंक्शन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल फंक्शंस, यानी कि वित्तीय कार्य। फाइनेंशियल फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो देखिए कोई भी स्टेट अगर होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको अपने पूरे सिस्टम को चलाने के लिए है ना इनकम की ज़रूरत होती है, उसको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। इसी तरीके से जो है जब उसके पास इनकम होती है, रिसोर्सेज होते हैं, तो उसके पास फिर है ना एक्सपेंसेस भी होते हैं। ठीक है, कई तरह की स्कीम्स चलानी होती हैं, इतना बड़ा पूरा सिस्टम होता है, इतने सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको सैलरी देनी होती है। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो है वो पूरे सिस्टम को चलाने के लिए जो इनकम और एक्सपेंस जो सारे होते हैं, ठीक है, उसका पूरा का पूरा जो एस्टिमेट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बजट। कॉमन लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, बजट। आगे जाकर के हम कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डिस्कस भी करेंगे, जैसे आर्टिकल 112, ठीक है, इंडिया के आर्टिकल 112 में जो है बजट दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे हम होते हैं, ठीक है, हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो घर से बाहर रहते हैं, ठीक है, तो घर से जो पैसा आता है, तो पैसा जब आता है तो हम लोग पूरा एस्टिमेट बना लेते हैं कि भाई इतना पैसा हमारे पास आने वाला है, इतना हमको फीस पे करना है, इतना हमको टिफ़िन वाले को देना है, इतना हमको रूम का रेंट पे करना है, इतना हमको बुक्स वगैरह परचेस करना है। ठीक है, तो इस एस्टिमेट को हम क्या कहते हैं, बजट। तो ऐसे ही क्या करना होता है, ऐसे ही
एक स्टेट को भी अपना बजट बनाना होता है, ठीक है। तो ये जो बजट होता है, इस बजट को पास करने का काम जो है वो कौन करता है? लेजिस्लेचर करता है, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट को, सरकार को जो है पैसा कलेक्ट करने और पैसा स्पेंड करने की अप्रूवल जो है वो, है ना, लेजिस्लेचर से लेनी होती है। लेजिस्लेचर जब ये अप्रूवल देता है तभी सरकार कोई भी पैसा जो है वो कलेक्ट कर सकती है और उस पैसे को खर्च कर सकती है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? फाइनेंशियल फंक्शन। फाइनेंशियल फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट काम हमने देखा क्या होगा? बजट पास करना, ठीक है। इसी बजट के बेसिस पे जो है साल भर गवर्नमेंट के सारे फाइनेंशियल एक्टिविटीज चलेंगी, ठीक है। चलिए, इसी सीरीज में अगर हम लोग आगे देखें तो जो अगला इंपॉर्टेंट काम होता है दैट इज कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। आगे जाकर के हम लोग देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर अभी हम लोग समझ ले एग्जीक्यूटिव यानी कि कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं, अभी हमारे यहाँ पे जो सरकार बनी है, ठीक है, क्योंकि उसके लीडर जो हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मोदी सरकार, ठीक है। पहले जैसे नेहरू सरकार है, इंदिरा सरकार है, ठीक है। तो इसी तरीके से तो जो सरकार होती है, सरकार जब अपने काम करती है, सरकार जब अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है, तो इस सरकार के ऊपर कंट्रोल रखने या उसके ऊपर नियंत्रण करने का काम कौन करता है? लेजिस्लेचर या विधायिका करती है, ठीक है। देखिए, स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। यहाँ पर हम लोग समझें कि जो लेजिस्लेचर होता है वो क्या करता है? एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। यानी कि जो विधायिका होती है वो एग्जीक्यूटिव यानी कि सरकार को जो है कंट्रोल करने का काम करेगी, ठीक है। कैसे होता है? शॉर्ट में थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, समय समय पे टाइम टू टाइम जो पार्लियामेंट होती है उसके सेशंस होते हैं, ठीक है। जब पार्लियामेंट सेशन में होती हैं तो दोनों हाउसेस में, है ना, मिनिस्टर्स और अपोजिशन सभी लोग बैठते हैं, ठीक है। जो अपोजिशन के लोग होते हैं वो मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक, और मिनिस्टर जो है उसको आंसर करते हैं। मिनिस्टर आंसर करते टाइम बताते हैं कि भाई कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो उसको टैकल करने के लिए उन्होंने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। मान लीजिए कि अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के अगर, है ना, अपोजिशन क्वेश्चन पूछेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है, व्हाट आर द इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो आंसर करेंगे कि भाई हम जो है कौन कौन से स्कीम्स लेकर के आए हैं, जिन स्कीम्स के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं? एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट विल हैव टू आंसर। इसको हम लोग अगर देखें तो पॉलिटिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। जैसे आप हैं, ठीक है, आप में से कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो अभी अपने लिए प्रिपरेशन के फेज में जो है अपने घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम में किसी अपियर करते हैं या कोई टेस्ट में अपियर करते हैं और आपका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क अगर नहीं होता है तो दे विल आस्क व्हाई, ठीक है। वो पूछेंगे कि क्यों आपको अच्छे नंबर नहीं आए। यू विल हैव टू आंसर, आपको आंसर देना पड़ेगा। यू कैन नॉट डिनाई योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। आपको उत्तर देना होता है, आपको बताना होता है कि वो क्या फैक्टर्स थे, क्या रीजंस थे जिसके चलते आपका परफॉर्मेंस अफेक्ट हुआ। तो ऐसे ही जो है, ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही एग्जीक्यूटिव होता है। एग्जीक्यूटिव को भी टाइम टू टाइम जो है वो, है ना, लेजिस्लेचर को जवाब देना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो इन दिस काइंड क्या करता है? लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल रखने का काम करता है। चलिए, अगला अपन लोग देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है दैट इज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी आगे के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग समझ लें इन शॉर्ट कि कॉन्स्टिट्यूशन वी कैन से दैट इट इज अ बुक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसकी बेसिस पे किसी स्टेट का पूरा सिस्टम चलता है, किसी पूरे के पूरे स्टेट का सिस्टम परफॉर्म करता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग देखते हैं कि हर फैमिली के अपने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, ऐसे ही हम जब किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो हर इंस्टीट्यूशन के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वो इंस्टीट्यूशन परफॉर्म करता है, काम करता है, ठीक है। हम जॉब करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो उस ऑर्गेनाइजेशन के भी अपने रूल हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब एक फैमिली के, एक इंस्टीट्यूशन के, एक ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स होते हैं तो ऑब्वियस है कि इतने बड़े स्टेट को पूरा प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए, एक प्रॉपर वे में चलाने के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, जिस फॉर्म में होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान बना तो दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि टाइम टू टाइम उनमें जो है चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। बाय द टाइम हम लोग देखते हैं कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस चेंज होती हैं, ठीक है, लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज होता है। तो कुछ चीज़ें जो
कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय जो है प्रॉपर थी, आज हो सकता है कि वो चीज़ें हम लोगों को सही नहीं लगे और हमको लगता है कि उस चीज़ को चेंज करना चाहिए। तो ठीक है, समय या टाइम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, समय की आवश्यकता के अनुसार संविधानों में या नियम कानूनों की इन किताबों में जो संशोधन हम लोग करते हैं, परिवर्तन हम लोग करते हैं, उनको है ना पॉलिटी की टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग क्या कहते हैं, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि संविधान का संशोधन। ठीक है, तो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान में संशोधन करने की जो बात है वो भी करने का काम कौन करता है, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर इज ओनली ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन व्हिच कैन अमेंड द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि केवल विधायिका के पास ये अधिकार होता है कि वो संविधान में किसी प्रकार का संशोधन कर सके, उसके अलावा इसके अलावा और कोई अधिकार उनके पास नहीं होता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है दैट इज इलेक्टोरल फंक्शंस। ठीक है, इलेक्टोरल फंक्शंस यानी कि निर्वाचन संबंधी कार्य। चलिए हम लोगों ने याद होगा पिछले क्लास में हम लोगों ने, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना, कि इनडायरेक्ट इलेक्शन या अप्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक है, तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, यानी कि पब्लिक अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करती है और कुछ ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जिन ऑफिस बियरर्स को जो है वो पब्लिक के बिहाफ पर वही रिप्रेजेंटेटिव्स फिर इलेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, हम ये भी डिस्कस किए थे, हम पार्षद के लिए वोट डालते हैं, हम एमएलए के लिए वोट डालते हैं, हम एमपी के लिए वोट डालते हैं। ठीक है, लेकिन हम कभी भी प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं डालते। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट को हम डायरेक्टली इलेक्ट करने का काम नहीं करते हैं, हमारे बिहाफ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इलेक्टोरल फंक्शंस में क्या है, ऐसे ऑफिस बियरर को इलेक्ट करना जिनका इलेक्शन डायरेक्टली पब्लिक के थ्रू नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमने देखा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जब आगे प्रेसिडेंट पे हम लोग पहुंचेंगे तो वहां पर देखेंगे, ठीक है, उसका क्या होता है, इलेक्टोरल कॉलेज होता है। ठीक है, वो लोग वोट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे प्रेसिडेंट का इलेक्शन जब इंडिया में होता है तो उसमें स्टेट्स के इलेक्टेड एमएलए जो हैं वोट करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अपन लोग देखते हैं कि लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ द पीपल के इलेक्टेड मेंबर्स वोट करते हैं और काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स यानी कि निर्वाचित सदस्य वोट करते हैं। ठीक है, तो ये लोग वोट करेंगे और इनके वोट से डिसाइड होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन होगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो काम होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्टोरल फंक्शंस। ठीक है, यानी कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव किसी और ऑफिस बियरर को पब्लिक के बिहाफ पे इलेक्ट करें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्टोरल फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर। चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आगे कौन। चलिए, तो जैसा कि हम लोग देखे थे लेजिस्लेचर को हम लोगों ने डिस्कस किया। लेजिस्लेचर को डिस्कस करने के बाद अगला इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हमको जो दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव या जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, कार्यपालिका को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कार्यपालिका जो होती है, कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव के भी दो टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। हमने देखा था विधायिका जो है वो तो विधायिका ही होती है, उसमें किसी प्रकार का क्लासिफिकेशन हमको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर एग्जीक्यूटिव में हम लोगों को जो है वो है ना एक दो टाइप के एग्जीक्यूटिव देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक जिसको हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और सेकंड जिसको हम लोग कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। इनको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को अगर हम लोग देखें, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की अगर हम लोग बात करते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत जैसे देशों में, ठीक है, जिन्होंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, ठीक है, वहाँ पर हम लोग देखें तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है और उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री और उसके मंत्री। अभी जैसे देखिए हमारे यहाँ पर इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन होने के बाद जो है अभी गवर्नमेंट बनी है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनके साथ ही साथ कुछ अदर लोग हैं जिनको एज ए मिनिस्टर जो है अपॉइंट किया गया है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम लोग देखते हैं कि है ना प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर और उनके साथ काम करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए जो भी उनके कलीग्स होते हैं, जो भी उनके मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ काम करने वाले जितने भी मंत्री हैं उन सभी को हम लोग
है ना, संयुक्त रूप से सभी को मिला करके हम क्या कहते हैं, मंत्री परिषद कहते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, संसदीय लोकतंत्र में जो मंत्री परिषद होती है वो क्या होती है, राजनीतिक कार्यपालिका होती है। ठीक है, समझ रहे हैं, राजनीतिक कार्यपालिका होती है जिसमें प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों को शामिल किया जाता है। चलिए, इसी तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो है ना, दूसरा सिस्टम भी होता है। ठीक है, डेमोक्रेसी हम लोग डिस्कस की थी, इसके लिए एक अलग से हम लोग लेक्चर लेकर के आने वाले हैं जिसमें हम लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को दोनों को जो है वो डिस्कस करेंगे डिटेल में, और उनके फीचर्स, उनके सारी जो डिफरेंसेस हैं, उन सारी चीज़ों को हम वहाँ पर डिस्कस मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी हम लोग उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी कि राजनीतिक कार्यपालिका के कामों की अगर हम लोग बात करें तो इनका सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो होता है दैट इज पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है, यानी कि नीतियां बनाना। ठीक है, नीतियां बनाना, कोई भी नीति है, ठीक है, नीति जैसा कि अपन लोग देखते हैं कि अभी भारत सरकार ने नीति बनाई है कि भाई भारत सरकार को क्या करना चाहिए, जो देश के किसान हैं, ठीक है, किसानों को जो है अपना समर्थन प्रदान करना चाहिए, क्योंकि खेती की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है ऐसा लगता है। ठीक है, तमाम प्रयासों के बावजूद भी जो है खेती लाभ का धंधा नहीं बन पा रही है। ठीक है, खासतौर पे जो छोटे किसान हैं उनके लिए काफ़ी सारी समस्याएं हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, सरकार की नीति हो गई। ठीक है, अब इस नीति को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए सरकार क्या करेगी, अलग अलग तरह की योजना बनाएंगी। ठीक है, जैसे अपन लोग देखते हैं कि सरकार ने क्या किया, किसान सम्मान निधि। ठीक है, किसान सम्मान निधि जिसके अंतर्गत एक निश्चित राशि जो है वो किसानों को उपलब्ध कराने का काम किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ठीक है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम जो है या नीति बनाने का काम जो है वो कौन करता है, कार्यपालिका करती है। ठीक है, देखिए डिफरेंस को समझ लीजिएगा। कानून बनाने की जब बात आएगी तो कानून बनाने का काम कौन करेगा, विधायिका करेगी, लेकिन जब नीतियां बनाने की बात आएगी तो नीति कौन बनाएगा, कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव बनाएगा। कौन, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बनाएगा। चलिए, इसके अलावा अपन लोग देखते हैं कि जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम होता है, दूसरा इंपॉर्टेंट काम होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का, दैट इज सुपरविजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। सुपरविजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। ठीक है, यानी कि जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है वो प्रशासनिक कार्यपालिका का निरीक्षण करने का काम करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टू हम लोग जो है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव ही डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लीजिए आप लोग कि एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव जो होता है, प्रशासनिक कार्यपालिका जो होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उन सभी लोगों को शामिल किया जाता है। तो ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या करता है, सुपरविजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि ये ऑफिसर्स जो हैं वो सही तरीके से अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर ये सुपरविजन करने का काम करते हैं। वो देखते हैं कि वो अपना काम सही तरीके से करें, और अगर सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो वो है ना उनको इंस्ट्रक्शंस दें और उनसे सही तरीके से काम करवाएं। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में हम लोगों ने देखा कंट्रीज लाइक इंडिया, जहां पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, वहां पर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर्स को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, और इसके कामों को हम लोगों ने देखा तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन यानी नीति बनाना, और सुपरविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रशासनिक कार्यपालिका का निरीक्षण करना इनका सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। चलिए दोस्तों, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं हम लोग। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव जो होता है, दूसरा सेकंड टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव जो होता है वो दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। जैसा कि अपन लोगों ने देखा है, इट इंक्लूड्स ऑल मेंबर्स ऑफ सिविल सर्विसेज। ठीक है, लोक सेवाओं के जो भी सदस्य होते हैं, जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उन सभी प्रशासनिक अधिकारियों को संयुक्त रूप से हम लोग क्या कहते हैं, प्रशासनिक कार्यपालिका। ठीक है, ऑल सिविल सर्वेंट्स आर कलेक्टिवली नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो चाहे इसमें यूनियन के ऑफिशियल्स हों, चाहे वो स्टेट के ऑफिशियल्स हों, सभी को हम लोग इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव का सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस होते हैं, यहाँ पर अब हम लोग डिस्कस कर लें कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव की अगर हम लोग बात करें तो पहला जो उनका इंपॉर्टेंट काम होता है, हम लोगों ने देखा दोस्तों पीछे कि नीतियां बनाना या पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम जो है वो कौन करता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव करता है, लेकिन पॉलिसी फॉर्मुलेशन में उनको असिस्ट करने का काम जो है वो कौन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। ठीक है,
जैसे पॉलिसी बनानी, अब हमने देखा कि भाई है ना, गवर्नमेंट वांट्स टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ सपोर्ट टू द फार्मर्स, तो सबसे पहले जो है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, कितने फार्मर्स हैं, ठीक है, उन फार्मर्स में से कितने फार्मर्स ऐसे हैं जो कि मार्जिनल हैं, ठीक है, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, ठीक है, ताकि जो इनको रिक्वायरमेंट है उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प किया जा सके, उनको ज़्यादा से ज़्यादा असिस्ट किया जा सके। तो कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए बहुत सारे फैक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस की, बेसिक इंफॉर्मेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारा फैक्ट डाटा, ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशंस जो हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को प्रोवाइड करने का काम जो है वो कौन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव करते हैं, ठीक है। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को असिस्ट करना, ये पहला इंपॉर्टेंट काम होता है किसका, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव का, ठीक है दोस्तों। पहला काम क्या हो गया, टू असिस्ट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम होता है, जो सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, दैट इज कॉल्ड टू एग्जीक्यूट द पॉलिसीज एंड लॉज, यानी कि जो कानून विधायिका ने बनाए हैं, जो नीतियां राजनीतिक कार्यपालिका ने तय की है, उनको लागू करना, उनको लागू करने का काम जो है वो किसको करना होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव को करना होता है, ठीक है। चलिए जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई भी क्राइम होता है, ठीक है, कोई भी अपराध होता है, तो सबसे पहले वहां पर हम लोग देखते हैं कौन पहुंचती है, पुलिस पहुंचती है। तो पुलिस क्या है, पुलिस इज आल्सो पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, ठीक है। पुलिस वहां पर क्यों आई, क्योंकि कोई कानून बनाया गया था और उस कानून का उल्लंघन कुछ लोगों के द्वारा किया गया, ठीक है। तो वहां पहुंच करके और तुरंत जो है वो वहां पर क्या करेगी, एक्शन लेगी, जो भी उनको रिक्वायर्ड एक्शन होगा, ठीक है। तो विधायिका के द्वारा बनाए हुए कानून और राजनीतिक कार्यपालिका के द्वारा बनाई गई नीतियां, इन सभी को इम्प्लीमेंट करने, ठीक है, या उन सभी को लागू करने का काम कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव करेगा, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट काम होते हैं जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव को परफॉर्म करना होता है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, ठीक है, यानी कि प्रशासनिक कार्यपालिका के क्या लक्षण होते हैं, ठीक है। पहला जो इनका एक इंपॉर्टेंट लक्षण होता है, पहला जो इंपॉर्टेंट इनका फीचर होता है, दैट इज दे हैव फिक्स्ड टेन्योर, ठीक है, दे हैव फिक्स्ड टेन्योर, यानी कि उनका कार्यकाल निश्चित होता है, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, आप सभी लोग किसी न किसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, कोई आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। तो जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो सिलेक्ट होने के बाद हम लोग देखते हैं कि हर सर्विसेज में रिटायरमेंट का एक सर्टन एज होता है, ठीक है। तब तक ये जो है प्रशासनिक कार्यपालिका के एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स जो हैं वो क्या करते हैं, स्टेट को सर्व करने का काम करते हैं, अनटिल एंड अनलेस यू आर कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा करप्शन कर दिया, कोई बहुत बड़ा स्कैम कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि बिफोर टर्म, ठीक है, गवर्नमेंट है, सिस्टम है, अथॉरिटी टू रिमूव यू फ्रॉम योर ऑफिस, ठीक है। बट अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नॉर्मल तरीके से सब कुछ चल रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, वंस यू एंटर इन द सिस्टम, तो जब तक आप अपना रिटायरमेंट का एज जो है वो अटेन नहीं कर लेते हैं, तब तक आप अपना काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है वो टेन्योर फिक्स होता है, कार्यकाल तय होता है, ठीक है, कार्यकाल तय होता है, फिक्स होता है। इसीलिए अपन लोग देखते हैं कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। परमानेंट यानी कि स्थायी कार्यपालिका, ठीक है, स्थायी कार्यपालिका के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो पहला फीचर क्या हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव का, दे हैव फिक्स्ड टेन्योर, यानी कि उनका कार्यकाल तय होता है। चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर अपन लोग देखते हैं, वो क्या होता है, दे आर एपॉलिटिकल एंड न्यूट्रल, दे आर एपॉलिटिकल एंड न्यूट्रल, यानी कि वो क्या होते हैं, गैर राजनीतिक होते हैं और तटस्थ होते हैं। गैर राजनीतिक मतलब कोई भी पार्टी सत्ता में रहे, उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उनका काम सिर्फ क्या होता है, जो नीतियां बनाई गई हैं, जो कानून बनाए गए हैं, उन नीतियों और कानूनों को सही तरीके से लागू करना, ठीक है, उसमें किसी तरीके की कमी पेशी नहीं करना, ठीक है। गैर राजनीतिक, अभी जैसे देख लीजिए, जो सरकार है, अगले चुनाव में, नेक्स्ट चुनाव में अगर सरकार बदल जाती है, किसी दूसरे दल की या किसी दूसरी पार्टी की सरकार आ जाती है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि सरकार बदलने के साथ जो है सारे के सारे अधिकारी भी बदल जाएंगे, अधिकारी तो सारे वही रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये अधिकारी किसी विशिष्ट राजनीतिक विचारधारा से या किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से अगर अफेक्टेड हैं, तो गवर्नमेंट बदलने की कंडीशन में फिर दूसरी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, उनके प्रोग्राम्स को वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए इनका अपॉलिटिकल होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। डजंट मैटर
कि कौन सी पार्टी गवर्नमेंट में है, कौन सी पार्टी के पास अथॉरिटी है, ठीक है, उनको अपनी पॉलिसी एग्जीक्यूशन का काम, ठीक है, लॉ एग्जीक्यूशन का काम प्रॉपरली करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव के हम लोगों ने, है ना, चलिए यहीं पर हम लोग जो है इसी के टॉपिक के अंदर एक चीज को और कवर कर लेते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। हम लोगों ने देखा था पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, ठीक है, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है ना। इन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्या क्या उनके टाइप्स होते हैं, ठीक है, यानी कि राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है। इसमें अपन लोग देखें, एक होता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड एक्चुअल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, यानी कि नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका, ठीक है। तो जैसा कि अपन लोग देखते हैं, है ना, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव की अगर हम लोग बात करें तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव मतलब थ्योरेटिकली जितनी भी पावर्स होती हैं, जितनी भी अथॉरिटीज होती हैं, ठीक है, ऑल पावर्स एंड अथॉरिटी आर वेस्टेड इन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, यानी कार्यपालक को जो है सैद्धांतिक रूप से सारी शक्तियां, सारे अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है, लेकिन वो उस अथॉरिटी को, उस पावर को जो है वो खुद एक्सरसाइज नहीं कर सकता। उस अथॉरिटी, उस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए वो किसी और के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, किसी और के कंसल्टेशन से, किसी और के असिस्टेंस से वो उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, यूज कर सकता है, ठीक है ना। जैसे अपन लोग बात करें इंडियन प्रेसिडेंट की, ठीक है, भारतीय राष्ट्रपति जो है हमारे, उनकी स्थिति कुछ इसी तरीके से हमको देखने को मिलती है, ठीक है। कहने के लिए तो सारी अथॉरिटी, सारी पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है, लेकिन इस अथॉरिटी को, इस पावर को यूज करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए उनको कंसल्टेशन किससे लेना पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर से या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको जो सजेशन देते हैं, जो उनको एडवाइस देते हैं, उसी सजेशन एडवाइस के अकॉर्डिंग उनको काम करना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जिसके पास थ्योरेटिकली या सैद्धांतिक रूप से तो सारी शक्तियां हैं, ठीक है, सारी पावर्स हैं, बट वो उन शक्तियों को, उन सारी पावर्स को जो है खुद अपने विवेक से, खुद अपने डिस्क्रिशन से यूज नहीं कर सकता, उसको, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कंसल्टेशन से, उनके सजेशन से यूज करना होता है। तो इसका हमने देखा सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो क्या है, इंडियन प्रेसिडेंट है। इनकी स्थिति कुछ इसी तरीके से हम लोगों को देखने को मिलती है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं एक्चुअल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एक्चुअल एग्जीक्यूटिव में अपन लोग देखते हैं कि यहाँ पर थ्योरेटिकली जो एक्चुअल एग्जीक्यूटिव है, थ्योरेटिकली तो पावर उसके पास नहीं है, ठीक है, थ्योरेटिकली पावर उसके पास नहीं है, लेकिन पावर जो एक्सरसाइज होगी वो उसके बिना एक्सरसाइज होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर हमने देखा, इंडियन प्रेसिडेंट थ्योरेटिकली पावर किसके पास है, इंडियन प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है, लेकिन इंडियन प्रेसिडेंट इस पावर को एक्सरसाइज किसकी एडवाइस पे करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। तो ऐसा एग्जीक्यूटिव जिसके पास थ्योरेटिकली तो पावर नहीं है, सैद्धांतिक रूप से तो शक्तियां उसके पास नहीं है, पर उसकी सलाह के बिना, उसके परामर्श के बिना जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है वो अपनी अथॉरिटी को, अपनी पावर को यूज नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल लिया इंडिया का, ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिया इंडिया का, जैसे इंडिया में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो क्या है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। प्राइम प्रेसिडेंट को जैसे देख लीजिए, अपन लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है स्टेट्स में जितने भी गवर्नर्स होते हैं, इन सारे के सारे गवर्नर्स को अपॉइंट करने की अथॉरिटी जो दी है वो किसको दी है, प्रेसिडेंट को दी है। लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को भी गवर्नर अपॉइंट नहीं कर सकता, ठीक है, अपॉइंटमेंट करेगा प्रेसिडेंट ही, लेकिन वो उन्हीं लोगों को अपॉइंट कर सकता है जिन लोगों का नाम, जिन लोगों की लिस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि थ्योरेटिकली जो अथॉरिटी है वो तो किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है, लेकिन इन रियल सेंस इस अथॉरिटी को, इस पावर को कौन यूज कर रहा है, उस अथॉरिटी को, उस पावर को यूज करने का काम कर रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर जो इंडियन प्रेसिडेंट है वो क्या हो गए, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हो गए, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो क्या हो गया, एक्चुअल एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो रियल सेंस में पावर को, अथॉरिटी को यूज करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक एग्जीक्यूटिव जो होता है वो ये होता है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड एक्चुअल एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर हम लोग देखते हैं सेकंड टाइप, अगर हम लोग देखें तो सेकंड टाइप का जो एग्जीक्यूटिव होता है दैट इज कॉल्ड सिंगल एग्जीक्यूटिव एंड मल्टीपल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। सिंगल एग्जीक्यूटिव यानी कि एकल कार्यपालिका, जैसा कि शब्द से ही समझ में आ रहा है, चाहे इंग्लिश वर्ड हो चाहे हिंदी वर्ड हो, सिंगल, यानी कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि
सारी की सारी ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन अ सिंगल पर्सन और ऑफिस। ठीक है, यानी कि सारी की सारी कार्यपालिका शक्तियां जो होती हैं वो किसी एक व्यक्ति के पास होती है या किसी एक कार्यालय या ऑफिस में होती है। ठीक है, सारी की सारी शक्ति उसके पास होगी। ठीक है, वही उस शक्ति का इस्तेमाल या उपयोग करता है। ठीक है, इसका अगर हम लोग उदाहरण देखें, उदाहरण की बात करें तो ये कौन है ना, यूएसए का जो प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, सिंगल एग्जीक्यूटिव का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, यूएसए का प्रेसिडेंट जो है उसके पास सारी अथॉरिटी होती है और उस सारी की सारी अथॉरिटी को यूज करने का काम भी वही करता है। चलिए, दूसरा हम लोग देखते हैं मल्टीपल एग्जीक्यूटिव, जैसा कि वर्ड से समझ में आ रहा है, यानी कि बहुल कार्यपालिका। यहाँ पर जो कार्यपालिका शक्तियां होती हैं, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, वो किसी एक इंडिविजुअल पर्सन में या किसी एक इंडिविजुअल ऑफिस में नहीं होती हैं, मल्टीपल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, यानी कि काफ़ी सारे लोग होते हैं। ठीक है, जो मिल करके जो हैं उस अथॉरिटी को, उस पावर को एक्सरसाइज करने का काम करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो रिसेंट टाइम में, मॉडर्न टाइम्स में हमको देखने को मिलता है, दैट इज स्विट्जरलैंड। ठीक है, दैट इज स्विट्जरलैंड, यानी कि स्विट्जरलैंड में अपन लोग देखते हैं कि कोई एक एग्जीक्यूटिव नहीं है। ठीक है, वहां पर क्या होते हैं, देर आर मल्टीपल एग्जीक्यूटिव, यानी कि वहां पर 7 एग्जीक्यूटिव्स होते हैं साथ। जैसे यूएसए में केवल एक प्रेसिडेंट होता है और वही सारी अथॉरिटी को यूज करता है, लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं होता है। कोई एक इंडिविजुअल होने की बजाय वहां पर क्या होते हैं, 7 एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। ठीक है, और ये सातों के सातों मिल करके कलेक्टिवली जो है वो इस अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने या यूज करने का काम करते हैं। तो मॉडर्न टाइम्स में अगर हम लोग देखें तो ये सिस्टम जो है हम लोगों को केवल स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। ठीक है, जस्ट बिकॉज कुछ प्रॉब्लम्स इसको देख करके आते हैं, जिसके चलते ज़्यादातर जगह पर इसको यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, तो सिंगल एग्जीक्यूटिव यानी कि जहाँ सारी की सारी अथॉरिटी जो होती है वो किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को होती है या फिर किसी एक इंडिविजुअल ऑफिस में होती है और वही उस अथॉरिटी को यूज़ करता है। जैसे हमने देखा एग्जाम्पल, यूएस प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके पास सारी अथॉरिटी होती है और वही इस अथॉरिटी को यूज करने का काम भी करता है। मल्टीपल एग्जीक्यूटिव, बहुल कार्यपालिका, यानी कि यहाँ पर कोई एक व्यक्ति या कोई एक ऑफिस नहीं होता है जिसको सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं, बल्कि एक से ज्यादा लोग होते हैं जो मिल करके और इन शक्तियों का उपयोग करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया स्विट्जरलैंड का कि वहां पर 7 लोग होते हैं और ये 7 लोग मिल करके जो है इस सारी अथॉरिटी या शक्ति का उपयोग करने का काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का ये दूसरा टाइप हो गया, सिंगल एग्जीक्यूटिव और मल्टीपल एग्जीक्यूटिव। इसको अपन लोग आगे बढ़ाते हैं। इसमें अपन लोग देखते हैं अगला जो टाइप है, दैट इज कॉल्ड हेरिडेटरी एंड इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, हेरिडेटरी एंड इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो हेरिडेटरी यानी कि आनुवांशिक, जैसा कि हम लोगों को पता ही है। ठीक है, जनरेशन बाय जनरेशन, फादर है, फादर के बाद उसका सन है, उसके बाद फिर उसका सन है, यानी कि एक ही फैमिली में जो है अथॉरिटी क्या होती रहती है, रोटेट होती रहती है। जैसे अपन लोग पहले देखते हैं मोनार्की होती थी। ठीक है, राजतंत्र होता था जहाँ पे है ना राजा होता था। ठीक है, राजा के बाद उसका पुत्र जो है या उसका जो बेटा होता था वो राजा बन जाता था। ठीक है, तो उसी तरीके का सिस्टम जो है वो इस टाइप के एग्जीक्यूटिव में चलता है। हेरिडेटरी यानी कि अनुवांशिक कार्यपालिका, जहाँ पर कार्यपालिका पीढ़ी दर पीढ़ी है ना एक ही फैमिली में, एक ही परिवार में जो है वो है ना ट्रांसफर होती रहती है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेरिडेटरी एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इस टाइप का एग्जीक्यूटिव जो होता है, ठीक है, इस टाइप का एग्जीक्यूटिव का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हम लोगों को देखने को मिलता है फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, ब्रिटेन है। ठीक है, ब्रिटेन में जैसा कि हम लोग देखते हैं वहाँ पर क्राउन है। ठीक है, क्राउन का जो ऑफिस होता है वो क्या होता है, इसी तरीके से हेरिडेटरी है। ठीक है, जनरेशन बाय जनरेशन एक ही फैमिली में रोटेट होता रहता है। ठीक है, तो ऐसे एग्जीक्यूटिव को हम क्या कहते हैं, हेरिडेटरी एग्जीक्यूटिव। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जो सेकंड टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव है, दैट इज कॉल्ड इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव यानी कि निर्वाचित कार्यपालिका, जैसा कि समझ में ही आ रहा है। ठीक है, इसको क्या किया जाता है, चुना जाता है। ठीक है, अब जैसा कि हम लोग पीछे देखे थे है ना, पीछे हम लोगों ने देखा था कि इलेक्शन भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन होता है, एक दूसरा होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है ना, तो जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है ना, इलेक्शन के ग्राउंड के ऊपर, इलेक्शन के बेसिस के ऊपर ये भी फिर क्या हो जाता है, 2 टाइप का हो जाता है। ठीक है ना, चलिए, इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव या निर्वाचित कार्यपालिका, जिसमें क्या होगा, जो एग्जीक्यूटिव है उसको इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब हमने देखा था कि इलेक्शन के भी 2 मेथड होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट इलेक्शन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो इस बेसिस पे इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव भी कितने टाइप का हो जाएगा, 2 टाइप का हो जाएगा। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली इलेक्टेड है
जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली इलेक्टेड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्टली इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव, डायरेक्टली इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव। और जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, डायरेक्टली इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव का एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो नॉर्मली ये फ्रांस में हम लोगों को देखने को मिलता है। वहाँ पर जो है ना फ्रेंच प्रेसिडेंट होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, पब्लिक डायरेक्टली उनको इलेक्ट करती है। अदर देन दिस अपन लोग देखते हैं कि जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज में भी क्या किया जाता है, जो एग्जीक्यूटिव होता है उसको डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है, डायरेक्टली वो इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अपन लोग देखते हैं इनडायरेक्ट इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव की अगर हम लोग बात करें तो अभी जैसा हम लोगों ने देखा ही है ना, अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था इंडियन प्रेसिडेंट। इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो क्या है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, वो क्या है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि हमने देखा था पहले हम क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को यानी कि एमएलएज एमपीज को इलेक्ट करते हैं, और फिर ये एमएलएज एमपीज हमारे बिहाफ पे क्या करते हैं, इंडियन प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, डजेंट मैटर वो डायरेक्टली इलेक्टेड है या इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, अगर सम काइंड ऑफ किसी भी तरीके का इलेक्शन अगर हो रहा है तो इलेक्शन के बाद जो एग्जीक्यूटिव हमारे सामने आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोगों ने देखा, एग्जीक्यूटिव के टाइप्स भी देख लिए है ना, अलग अलग टाइप के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उसका डिस्कशन भी हम लोगों ने किया है। अब आगे हम लोग देखें फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव देख लेते हैं, एग्जीक्यूटिव के हम काम क्या क्या होते हैं ये भी समझ लेते हैं। ठीक है, मेन फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम जो होता है एग्जीक्यूटिव का, एग्जीक्यूटिव इन द सेंस यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं दैट इज अ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है ना। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होता है उसका इंपॉर्टेंट फंक्शंस या काम क्या होते हैं, उनमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट काम होता है दैट इज इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आंतरिक प्रशासन, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ठीक है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये जिम्मेदारी किसकी होती है, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की होती है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ये जो है सारे कामों को देखने का काम करते हैं। ठीक है, दैट इज नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो सिक्योरिटी एंड डिफेंस। ठीक है, सिक्योरिटी एंड डिफेंस। ठीक है, इंटरनल किसी तरीके का डिस्टर्बेंस हो जाता है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि मणिपुर में पहले वायलेंस हुआ, उसके बाद फिर इस तरीके के वायलेंट एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये क्या है, इंटरनल डिस्टर्बेंस है, इंटरनल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको टेकल करने के लिए जो अपन मेजर्स उठाएंगे उसको हम क्या कहेंगे, सिक्योरिटी रिलेटेड मेजर्स। ठीक है, दूसरा क्या है, डिफेंस। डिफेंस का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई कंट्री अगर हमारे ऊपर जो है वो एग्रेशन कर देता है, हमारे ऊपर अटैक कर देता है, तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्टिविटीज करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, डिफेंस रिलेटेड एक्टिविटीज। ठीक है, तो सिक्योरिटी एंड डिफेंस रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने का काम भी जो है वो कौन करता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव करता है। ठीक है, टू मेंटेन फॉरेन रिलेशंस। ठीक है, टू मेंटेन फॉरेन रिलेशंस। ठीक है, किन देशों के साथ हमको संबंध बना करके रखने हैं, कैसे संबंध हमको बना करके रखने हैं। ठीक है, ये सब चीजें डिसाइड करने का काम जो है वो कौन करेगा, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ही करता है। ठीक है, जैसे हम लोगों को अब भाई अभी जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो सर्कमस्टांसेस बने हैं, उसके बाद फिर काफ़ी सारा एफर्ट्स वेस्ट की तरफ से ये हुआ कि इंडिया है ना रशिया को क्रिटिसाइज करे, उसके साथ अपने रिलेशंस को जो है वो लिमिटेड करे। ठीक है, लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो किन देशों के साथ हमको हमारे संबंध रखने हैं, ठीक है, पर्टिकुलर किसी देश के साथ किस लेवल के रिलेशंस हमको मेंटेन करने हैं, ये सब डिसाइड करने का काम जो है वो कौन करता है, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं लॉ मेकिंग। ठीक है, अब आप कहेंगे कि आपने ये पीछे तो कहा है कि भाई लॉ मेकिंग जो है वो किसका काम होता है, लॉ मेकिंग का काम जो होता है वो लेजिस्लेचर का होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हैं कि काम जो है लॉ मेकिंग का वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव करता है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं कि जो लॉ बनते हैं उन लॉज को जो है ना इंट्रोड्यूस करने का या उन कानूनों को जो है वो सदन में रखने का, सदन में प्रस्तुत करके उनको पास करवाने का महत्वपूर्ण काम जो है वो कौन करता है, ठीक है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। जैसे मान लीजिए कि एजुकेशन को लेकर के कोई कानून बनाना है, एजुकेशन को लेकर के अगर कोई लॉ बनाना है, तो जो एजुकेशन मिनिस्टर है, ठीक है, वो क्या करेंगे, उस लॉ को लेकर के पर्टिकुलरली हाउस में आएंगे, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके ऊपर डिबेट डिस्कशन करवाएंगे, और उसके बाद फिर क्या होगा, डिसाइड होगा कि कोई कानून बनेगा या नहीं बनेगा। तो लॉ मेकिंग का जो प्रोसेस होता है, उस लॉ मेकिंग प्रोसेस को नॉर्मली इनिशिएट करने का काम जो है वो कौन करता है, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ही करता है। देखिए यहाँ एक वर्ड आप याद रखिएगा, मैंने वर्ड यूज किया है जनरली या नॉर्मली। ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ही उसको इनिशिएट कर सकता है।
ठीक है, प्राइवेट मेंबर्स भी इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी उन टेक्निकलिटीज़ को हम इनिशियल लेक्चर में नहीं जाएंगे। यहाँ पर हम लोग समझें कि इनिशियली जो लॉ मेकिंग होता है उस लॉ मेकिंग प्रोसेस को जनरली जो है वो स्टार्ट करने का काम जो है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव करता है। अगला काम हमने देखा फाइनेंशियल फंक्शन। ठीक है, फाइनेंशियल फंक्शन में फिर से वही बात आ गई, आप बोलेंगे पीछे फाइनेंशियल फंक्शंस तो आपने लेजिस्लेचर के भी बताए थे। ठीक है, यहाँ पर भी वही प्रिंसिपल है। ठीक है, बजट को जो है पास करने का या उसको अप्रूव करने का काम जो है लेजिस्लेचर करता है, बट उस बजट को प्रिपेयर करने का और उस बजट को है ना लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस करने का या लेजिस्लेचर में रखने का काम जो है वो कौन करता है, रखने का काम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव करता है। ठीक है, तो इसीलिए फाइनेंशियल फंक्शंस को भी जो है परफॉर्म ये करता है। इन लास्ट अगर हम लोग देखें तो जो फंक्शंस हैं उसमें जो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज कॉल्ड जुडिशियल फंक्शंस। ठीक है, जुडिशियल फंक्शंस के अंदर अगर हम लोग देखें तो आप कहेंगे कि जुडिशियल फंक्शंस कैसे करता है। चलिए भाई कोई बात नहीं, अब ये जैसा कि हम लोग देखें कि भाई जुडिशियल फंक्शंस को परफॉर्म करने का काम जो है वो तो कौन करता है, जुडिशरी करती है। बट जुडिशरी में इन जुडिशियल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो जजेस होते हैं, ठीक है, उन जजेस को अपॉइंट कौन करता है, उन जजेस को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है उनको अपॉइंट करते हैं, बट उनके रिगार्डिंग रिकमेंडेशन करने का काम जो है, उस प्रोसेस को इनिशिएट करने का काम जो है वो कौन करते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का भी जो है उसमें कहीं ना कहीं रोल आता है। ठीक है, तो ये हो गए उनके जुडिशियल फंक्शंस। चलिए फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा पहला, हम लोगों ने लेजिस्लेचर को डिस्कस कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव को डिस्कस कर लिया, टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव को डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं, है ना। अभी जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे, द लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन है हमारे गवर्नमेंट का दैट इज कॉल्ड जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी या न्यायपालिका जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, जुडिशरी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हम लोगों ने देखा है कि भाई सबसे बड़ा इशू, सबसे मेन इशू जो होता है क्या होता है, जो लेजिस्लेचर है वो लॉ बनाता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो है वो लॉज को इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, बट इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं कुछ क्या हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, ये हो सकता है कि भाई जो लॉज हैं वो प्रॉपर सही तरीके से बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं, जो एग्जीक्यूट करने वाले हैं, जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं, उन्होंने लॉज को प्रॉपरली सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया है या नहीं किया है। ठीक है, इन सब चीज़ों को देखने का काम जो है वो कौन करता है, वो जुडिशरी करता है। दोस्तों, जुडिशरी की कंपैरिजन हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स से ये में अपन लोग देखते हैं कि एक इंडिविजुअल पर्सन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक रेफरी या अंपायर कहते हैं। ठीक है, रेफरी या अंपायर कहते हैं। तो जो रेफरी होता है, अंपायर होता है, उसको दोनों टीमों में से, दोनों प्लेयर्स में से किसी भी से भी कोई लेना देना नहीं होता है। उसको सिर्फ ये देखना होता है कि जो सारी की सारी गेम चल रही है वो सारा का सारा गेम अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ गेम चलना चाहिए। ठीक है, यानी कि उसको सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ से लेना देना है, दैट आर रूल्स ऑफ द गेम। ठीक है, वो पूरी तरीके से इम्पार्शियल होता है, वो पूरी तरीके से न्यूट्रल होता है। ठीक है, वो गेम में बीच में तभी इंटरफेयर करता है जब कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स नहीं है। जैसे अपन लोग देखते हैं कि फुटबॉल में अगर कोई प्लेयर गलत एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो रेफरी जो है उसको फाउल डिक्लेयर कर देता है। ठीक है, तो ऐसे ही अपन लोग देखते हैं कि जुडिशरी भी होता है। जुडिशरी को हम लोग क्या कह सकते हैं कि इट इज एन अंपायर। ठीक है, इट प्लेज द रोल ऑफ अंपायर। ठीक है, सारे के सारे ऑर्गन्स अपना अपना काम, यानी कि लेजिस्लेचर सही तरीके से लॉ बना रहा है या नहीं बना रहा है, एग्जीक्यूटिव उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, ये देखने का काम कौन करेगा, जुडिशरी। ठीक है, अगर जुडिशरी को ये लगता है कि सब अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं तो जुडिशरी किसी तरीके का इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन जहाँ लगता है जुडिशरी को कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कोई ऐसा काम कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए, तब फिर वो इंटरफेयर करके और उसको ऐसा करने से रोकेगा। ठीक है, चलिए, तो ये जो है जुडिशरी का इंपॉर्टेंट काम होता है। ठीक है, चलिए, जुडिशरी के फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो जुडिशरी का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन होता है डिसीजंस ऑफ डिस्प्यूट्स। ठीक है, डिसीजंस ऑफ डिस्प्यूट्स यानी कि विवादों के संबंध में निर्णय करना, विवादों का निराकरण करना। ठीक है, अब अपन लोग देखते हैं डिस्प्यूट्स अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है ना, इंडिविजुअल्स के बीच में हो सकते हैं या स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में हो सकते हैं। ठीक है, तो चाहे वो स्टेट और इंडिविजुअल के बीच का डिस्प्यूट हो, ठीक है, या फिर इंडिविजुअल के बीच का डिस्प्यूट हो, ठीक है, या फिर स्टेट के बीच का डिस्प्यूट हो। ठीक है, इन सभी को एड्रेस करने का काम जो है वो कौन करता है, जुडिशरी करता है।
ठीक है, जुडिशरी देखेगा कि भाई जो भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल है कहाँ पर गलती हो रही है, ठीक है, किसने गलत किया है, तो जिसने गलत किया है उसको गलत करने से रोकेंगे, ठीक है, और उसको पनिश करने का काम करेंगे, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट काम जो होता है जुडिशरी का, दैट इज डिसीजन ऑफ डिस्प्यूट्स, ठीक है। दूसरा होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ यानी कि कानूनों की व्याख्या करना, ठीक है। कई बार ये होता है कि कानून बनाए गए होते हैं लेकिन कानूनों को लेकर के किसी तरीके की एम्बिग्विटी हो जाती है, किसी कानून को लेकर के ऐसा लगता है कि भाई इसकी जो इंटरप्रिटेशन है अलग अलग तरीके से हो सकती है, ठीक है। जैसे अपन लोग देखेंगे कि भाई हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो है ना एम्बिग्विटी क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे अपन सोशलिज्म की बात करें, ठीक है, समाजवाद की बात करें या सेक्युलरिज्म की बात करें, धर्मनिरपेक्षता की बात करें, तो हर पक्ष जो है वो क्या करता है अपने अपने हिसाब से जो है उसको एनालाइज करने का काम करता है। तो रियल सेंस में उसका मीनिंग क्या है, ठीक है, या उस लॉ को पर्टिकुलरली किस सेंस में हमको समझने की जरूरत है, ये डायरेक्शन देने का काम जो है वो कौन करता है, जुडिशरी करता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, टू मेक लॉज। फिर से वही बात आ गई, आप बोलेंगे सर आपने तो बोला था कि पहली चीज बोली थी कि लॉ बनाने का काम जो है वो लेजिस्लेचर करेगा, फिर आपने बोला कि लॉ बनाने का काम जो है वो एग्जीक्यूटिव करेगा, अब आप कह रहे हैं कि लॉ बनाने का काम जो है वो कौन करेगा, जुडिशरी करेगा। चलिए दोस्तों ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जुडिशरी हमेशा जो है रेगुलर कंटिन्यूस बेसिस पे लॉ बनाने का काम नहीं करता है, लेकिन मान लीजिए कि कहीं पर जुडिशरी को ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर कानून की आवश्यकता है, कानून की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर अभी तक कोई कानून बनाया नहीं गया है, तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक टेम्पररी टाइम के लिए वो क्या कर सकता है, ठीक है, कानून बना सकता है, कोई व्यवस्था दे सकता है, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली कानून बनाने का काम जो है वो कौन करेगा, कानून बनाने का काम तो विधायिका और कार्यपालिका ही करेंगे, ठीक है। लेकिन एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है, ठीक है, उस गैप को भरने के लिए अगर कोई होल है वहां पर तो उस होल का कोई बेनिफिट न लिया जा सके, ठीक है, इसके लिए जो है जुडिशरी क्या करता है, लॉ बनाने का काम करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में केस लॉज के नाम से भी जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला जो इंपॉर्टेंट काम होता है दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड लिबर्टी, ठीक है। अभी हम लोग आगे जाकर के डिस्कशन करेंगे, चाहे वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हो या किसी अदर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन हो। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, अपने सिटीजन्स को कुछ राइट्स, ठीक है, कुछ लिबर्टीज प्रोवाइड करते हैं, कुछ स्वतंत्रताएं, कुछ अधिकार प्रदान करते हैं, ठीक है। लेकिन ये राइट्स या लिबर्टीज किसी काम की नहीं रहेंगे अगर इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई इम्पार्शियल, कोई न्यूट्रल, इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं होंगी, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए स्टेट कोई ऐसी पॉलिसी बनाता है, ठीक है, अगर कोई स्टेट ऐसा लॉ बनाता है जिससे इंडिविजुअल्स के फंडामेंटल राइट्स का या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तब फिर ऐसी स्थिति में सिटीजन जो है, नागरिक जो है, वो अपने अधिकारों को, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करवाने के लिए किसके पास जाएगा, इन दैट केस वो किसके पास जाएगा, जुडिशरी के पास जाएगा। जुडिशरी देखेगा कि जो पॉलिसी बनाई गई है, जो लॉ बनाया गया है, वो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, ठीक है। अगर वो नहीं है तो जुडिशरी ऐसा कानून बनाने से रोक देगा और इस तरीके से क्या करेगा, वो अपने सिटीजन्स या अपने नागरिकों की अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करने का काम करेगा। एट लास्ट जो इंपॉर्टेंट काम करता है दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का संरक्षण करना, ठीक है। सारी की सारी व्यवस्था, सारा का सारा सिस्टम अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन चले, ये देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कॉन्स्टिट्यूशन की, है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जुडिशरी की। जैसे हम लोग देखेंगे, है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 है, ठीक है। आर्टिकल 32 जो है वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को देता है कि सारा का सारा सिस्टम, सारा का सारा फंक्शंस जो है वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। ये कौन देखेगा, जुडिशरी देखेगा। अगर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो जो कोई इंस्टीट्यूशन, ठीक है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको वो ऐसा करने से रोकेगा, ठीक है। इस तरीके से अपन लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जिसके हिसाब से, जिसके अकॉर्डिंग सारा का सारा सिस्टम चलता है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जुडिशरी के पास होती है। ओके फ्रेंड्स, तो दिस इज द थिंग्स। नेक्स्ट लेक्चर को इसी तरीके से हम लोग आगे लेकर के चलेंगे। जैसा मैंने आप लोगों से कहा है कि जो इनिशियल लेक्चर्स हैं वो इसी तरीके से कुछ बेसिक्स के ऊपर फोकस्ड रहेंगे, तो इन बेसिक लेक्चर्स को आप अच्छे से कवर कीजिए और इसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे फर्दर एडवांस होंगे और आगे एडवांस चीज़ों की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स।